नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। बिहार पुलिस की एक सीरीज चलाई थी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैंने कहा था कि अगर वो सीरीज पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबने कमेंट सेक्शन में कहा कि जैसे जीएस की क्लास लाई गई है प्रीवियस ईयर की, वैसे ही एक साइंस की क्लास ला दी जाए, क्योंकि बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस सेगमेंट से आते हैं। और यही एक सेगमेंट होता है जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस उठा के पूछ लेता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं जो दोबारा आने के चांसेस भी हैं। तो इस क्लास को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उन दोस्तों तक शेयर करना कर दीजिएगा जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आप जहां से भी देख रहे हैं, मतलब बिहार में जिस भी एरिया से देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, तो उस शहर का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आप सबको पता है कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम को हम सब डिनोट करते हैं Na से। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। क्या होता है? 11। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सोडियम का, बताइए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप सबको पता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, बताइए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाने जा रहे हैं सोडियम का। पहली कक्षा में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी परमाणु विन्यास को बनाने में। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 और 2 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? ये बाहरी कक्षा में। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु विन्यास की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए अब कि सोडियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। सोडियम के परमाणु विन्यास में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सोडियम का? बिल्कुल सही, 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझ में आया आपको कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो यहाँ तो सोडियम का पूछा है, लेकिन मान लीजिए किसी और का परमाणु विन्यास आ गया या उसके लिए पूछ लिया कि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिर तो आपको ये प्रोसेस आनी चाहिए कि किसी भी धातु का अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा अब, तो अब आप बता पाएंगे। मान लीजिए जैसे सोडियम दिया था, आपको पता था कि सोडियम का परमाणु विन्यास होता है 11। तो आपने क्या किया? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो आपने क्या किया? इसका एक परमाणु विन्यास बनाया जिसमें आपने कहा कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 और 2 10 होता है। तो अंतिम कक्षा में कितने हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी धातु का पूछेगा, अगर आपको उसका परमाणु क्रमांक पता है तो आप उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया। हो सकता है कि एक स्पेसिफिक धातु का जरूर से जरूर पूछ ले बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बार के एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। पहले उसका परमाणु क्रमांक निकाल लिया जाता है, उस परमाणु क्रमांक के अनुसार उसका परमाणु विन्यास लिख लिया जाता है, और जो भी जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं वही कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि 8 2 10 और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन बचा वही कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां से भी हैं आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि जिस भी गांव शहर से आप बिलोंग कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। अगला है 1912 में विटामिन की खोज किसने की? 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? बताइए। ऑप्शन है कासिमिर फंक, मैकलम, जॉन वॉटसन, फ्रेडरिक मिजर। बताइए। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसको। आई थिंक जूम नहीं है फॉन्ट, तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कासिमिर फंक, मैकलन, जॉन वॉटसन, फ्रेडरिक मिजर। बताइए किसने की? बिल्कुल सही, विटामिन की खोज की थी किसने? कासिमिर फंक ने। किसने की थी विटामिन की खोज?
कासिमिर फंक ने की थी। इन्होंने ही विटामिन की जो अवधारणा है उसे विकसित किया था। तो विटामिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? विटामिन की खोज का श्रेय जाता है फंक को। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन की पहली बात तो विटामिन की खोज हुई कब, किस सन में हुई? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 1912 में हुई। क्लियर। फिर आता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी कासिमिर फंक। क्लियर। 2 फैक्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार पुलिस के एग्जाम में, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लोग कम फोकस भी करते हैं। तो जीएस के साथ साथ साइंस पे भी फोकस करना है। पर आपने ही कहा था कि साइंस की एक सीरीज ले आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, तो आज वही सीरीज है, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि संभावनाएं हैं कि इस सीरीज से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे साइंस में। कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, अभी रेलवे के एग्जाम हुए वहां भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम आपने जो संविधान संशोधन वगैरह पॉलिटी का जो सेगमेंट पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है कि इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाए, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। अगला सवाल है कि अंडे की जर्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप सब जानते हैं कि जो अंडा है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो येलो कलर का होता है। वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि वो येलो कलर किस कारण होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, लिविन के कारण, प्लास्टिक के कारण, सोडियम के कारण या ज़ेथोफिल्स के कारण। कि जो अंडे का जो पीलापन होता है, जो पीला रंग होता है अंदर का, वो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ज़ेथोफिल्स के कारण होता है। और ज़ेथोफिल्स क्या है? ये पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली, ये एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो पीला रंग देते हैं। और ये पीला रंग ऐसा भी माना जाता है कि मुर्गियों के आहार पर भी डिपेंड करता है। जैसे मुर्गियों को दाना डाला जाता है तो वो मक्के के दाने डाले जाते हैं, अल्फा के दाने डाले जाते हैं, ये बेसिकली पीले रंग के होते हैं। तो इस वजह से उनको जो मक्के का दाना ये सब दिया जाता है उसके कारण भी पीला रंग होता है। और एक पिगमेंट किसके कारण? ज़ेथोफिल्स के कारण होता है। पीला रंग अंडे की जर्दी का किसके कारण होता है? ज़ेथोफिल्स के कारण। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ज़ेथोफिल्स क्या है? ये एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर। तो अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ज़ेथोफिल्स के कारण होता है। ये ऑप्शन अगर देखने मिल जाए एग्जाम हॉल में तो बिना किसी झिझक के तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका राइट आंसर ज़ेथोफिल्स है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर क्लिक होते हैं, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा और वहां पे आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपने ये क्लास ली है तो आपको ये आंसर क्लिक होगा कि कहीं ना कहीं शायद ये सही है क्योंकि हमने पढ़ा है। क्लियर। चलिए, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है? ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है? ऑप्शन है समान तरंग दैर्ध्य, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती हैं और दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा करती हैं। बताइए, पहली बात तो ये सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है कि जो ध्वनि तरंग है वो कैसी तरंगे है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ तरंगे? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य। ये पूछता है सवाल कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी हैं? तो वो अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश कैसी है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। और ये पूछा गया सवाल, बहुत बार पूछता है, स्टेट पीसीएस में पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछता है कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश तरंग कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन में कि ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में समान क्या होता है? दोनों में क्या चीज समान होती है? बताइए। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस क्लियर दिखेंगे। ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या चीजें समान होती हैं? बताइए, दोनों में क्या चीजें होती हैं? आपको पता है कि जब ध्वनि और प्रकाश तरंग किसी सतह से टकराती, किसी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, तो जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और परावर्तन का नियम क्या है कि जब ध्वनि और प्रकाश तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं, किसी भी सतह, जैसे मान लीजिए ये सतह है कोई, जब ध्वनि और प्रकाश तरंगे किसी भी सतह से टकरा के वापस लौटती है तो जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कहलाता है परावर्तन का नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यही है परावर्तन का नियम। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगे दोनों क्या करती है? परावर्तन नियम का पालन करती है। और कभी आ जाए मान लीजिए कि परावर्तन नियम क्या है, तो ये परावर्तन नियम है कि जब ध्वनि और प्रकाश तरंगे, ये दोनों तरंगे किसी सतह से टकराती हैं और टकरा के वापस लौटती हैं
तो जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही है किसका नियम? परावर्तन का नियम। और इसी परावर्तन नियम का ये दोनों तरंगे पालन करती है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगे की क्या कॉमन चीज है कि दोनों परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब ये प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराती हैं और टकरा के वापस लौटती हैं तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये कोई सतह है, इसके सतह से ध्वनि तरंगे आती हैं, ये हो गया आपतन कोण। टकरा के यहाँ पे टकराई, यहाँ से टकरा के ये वापस लौट गई, तो कहा जाता है कि ये जो आपतन कोण है इसका मान इस परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्लियर? तो वही है परावर्तन का नियम। और जो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो जो ध्वनि तरंग है वो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश तरंगे कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग कैसी है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अम्ल पूछा है। कौन सा एसिड मौजूद होता है? बताइए। मानव पेट में कौन सा एसिड मौजूद होता है? बताइए। ऑप्शन है लैक्टिकम, टार्टरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, यूरिक। फॉन्ट बड़ा कर लूं क्या मैं थोड़ा और? मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बताइए कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन है लैक्टिक, टार्टरिक, हाइड्रोक्लोरिक, यूरिकम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहा जाता है HCl। बताइए कौन सा अम्ल मानव पेट में मौजूद होता है? बिल्कुल सही, कौन सा अम्ल मौजूद होता है? HCl अम्ल। ये क्या काम करता है? ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? ये भोजन को तोड़ने का काम करता है, पाचन क्रिया को तेज करता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर आए मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में भी सहायक होता है पेट में। और ये क्या करता है? भोजन को पचाने में भी सहायता करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ने का काम करता है। कौन सा अम्ल? HCl। तो मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल मौजूद होता है। क्या काम करता है? तो भोजन को तोड़ता है और क्या काम करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारने का काम करता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? निम्नलिखित में से कौन है जो मोनेरा समूह में है? बताइए। आपके मोनेरा समूह के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है मशरूम, खमीर, जीवाणु या काई। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में से है? बताइए। मोनेरा समूह वो समूह होता है जो बेसिकली नीले हरे शैवाल जानते होंगे आप लोग। नीले हरे शैवाल देखा होगा जिसको क्या कहते हैं, हाँ शैवाल के फॉर्म में जो होते हैं वही आते हैं मोनेरा समूह के अंतर्गत। और वो मोनेरा समूह में निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उन्हें हम जीवाणु के रूप में जानेंगे। वो कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये नीले हरे शैवाल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मोनेरा समूह में कौन से है? जीवाणु। और ये मुख्यतः कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा मोनेरा समूह में किनकी बात की जाती है? जो नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल, उनकी बात की जाती है। तो कभी आए कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? तो मोनेरा समूह में मेनली शामिल होते हैं नीले हरे शैवाल जो बेसिकली जीवाणु के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो मोनेरा समूह में कौन है? जीवाणु होते हैं। जो कौन होते हैं? नीले हरे शैवाल। अगला है वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है उससे जो नीचे का दबाव होता है, जो एक वायुमंडलीय प्रेशर होता है उससे जो नीचे के लेवल का प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? जल दबाव, निरपेक्ष दबाव, प्रमापी दबाव या निर्वात दबाव। बताइए वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को कहा जाता है प्रमापी दबाव। क्या कहा जाता है? प्रमापी दबाव। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए और इनकी और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का बिहार पुलिस का, उनको देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शायद ये आपको दूसरों से बेहतर कर देंगे। तो एग्जाम में एक नंबर का जो फासला है सिलेक्टेड बच्चे का और अनसिलेक्टेड बच्चे का, वो यही क्वेश्चंस इधर उधर करते हैं, क्योंकि शायद उससे ये ना बने, लेकिन ये आपसे बन जाएगा।
ये आप कर लेंगे, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये क्लास भी एक बार देखी है तो आपको चीजें पता होंगी कि वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है, तो प्रमापी दबाव कहा जाता है। क्लियर? अगर कभी आए कि वायुमंडलीय दबाव के से नीचे के दबाव को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रमापी दबाव बोलते हैं। अब याद न रहे तो वहां पे एग्जाम हॉल में क्लिक तो हो ही जाना चाहिए कि वो प्रमापी दबाव। क्लियर? चलिए, वायुमंडल से नीचे, वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है? अगर प्रमापी दबाव दिख जाए तो तुरंत क्लिक हो जाएगी, राइट आंसर यही। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? आपको पता है कि पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। उस भोजन निर्माण की प्रक्रिया में क्या करते हैं वो, जैसे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्या क्या बनता है भोजन निर्माण प्रक्रिया के दौरान। जैसे ऑप्शन है ग्लूकोज है, जल है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज ऑक्सीजन, स्टार्च ऑक्सीजन, स्टार्च जल और ऑक्सीजन, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर बताइए। पौधे क्या करते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो बेसिकली पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके पौधे, क्योंकि आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और जो जल उनको जड़ों के माध्यम से मिलता है उसका उपयोग करके ये क्या बनाते हैं पौधे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब बताइए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और कभी मान लीजिए प्रोसेस आ जाए ऐसी, तो ये क्या प्रोसेस है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की प्रोसेस को दिखाता है। क्लियर? तो क्लिकिंग हो रही हो तो फिर मैं क्लास को थोड़ा सा पॉज कर दूंगी। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले उत्पाद कौन से हैं बताइए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले जो उत्पाद है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्लियर? और प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया उसकी होती है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये किसे दर्शा रही है, प्रकाश संश्लेषण को दर्शा रही है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को दर्शा रही है। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद दो कौन से हो गए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और किसका उपयोग करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चल रक्त प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है बताइए। रक्त जो प्लेटलेट्स होती हैं, आपको अपने बहुत ज्यादा अपने परिवार में देखा होगा कि लोग कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गई है बहुत ज्यादा। तो जो रक्त प्लेटलेट्स है उन्हें किस रूप में जाना जाता है, बेसिकली जो रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है बताइए। आपके सामने जैसे ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बिन, बताइए इन्हें किस रूप में जाना जाता है। रक्त प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। रक्त प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। तो ये याद रखिएगा, ये थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है, रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। और ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, याद रखिए। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, जमाने में मदद करती, याद रखिएगा। क्लियर? तो क्या जाना आपने कि रक्त प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है, रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। और थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। क्लियर? चलिए, तो रक्त प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अगला सवाल है, पादप में जाइलम परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी, जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब पौधों में जो जाइलम होता है, ये बोला गया है कि पौधों में जो जाइलम होता है ये किसका परिवहन करता है, जो जाइलम है वो किस चीज का परिवहन करता है। और जाइलम क्या होता है, एक संवाहक ऊतक होता है। जाइलम क्या है, एक संवाहक ऊतक होता है जो पौधों की जो जड़ें हैं उनसे पानी को और जो घुले हुए खनिज हैं उनको पौधों तक पहुंचाता है।
तो क्या होता है जाइलम? जाइलम एक संवाहक ऊतक होता है जो बेसिकली क्या करता है, वो जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से जो पानी है और घुले हुए खनिज है उनको पौधों तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पूरा क्या है, ये पौधा है और ये पौधे की जड़ें, ये जड़ें, तो इन जड़ों में क्या है, पानी है, इन जड़ों में पानी है, घुले हुए खनिज है, इनको जाइलम क्या करता है, ये जाइलम क्या करता है, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पौधे के सभी भागों तक पानी को पहुंचाना, पौधों के सभी भागों तक खुले हुए खनिजों को पहुंचाना, ये क्या काम करता है, ये काम होता है जाइलम। ये क्या काम होता है, जाइलम का। तो जाइलम क्या करता है, बेसिकली जाइलम जो घुले हुए पानी और जो घुले हुए खनिज होते हैं जड़ में, उनको पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और ये क्या है, एक प्रकार का संवाहक ऊतक है। तो अब आप ऑप्शन देखिए कि जो जाइलम है वो किसका परिवहन करता है, पानी का, ऑक्सीजन का, एमिनो अम्ल का या भोजन का? बताइए, हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो जाइलम है वो बेसिकली किसका, पानी, जड़ों से पानी और जो घुले हुए खनिज है उनका परिवहन करता है पौधों के सभी भागों में। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए अब, कि जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम? जल की, बिल्कुल सही। क्लियर? देखिए यहाँ पे हमें रट्टा तो नहीं मारना है, ये है कि चीजें याद हो जाएं। याद क्यों हो जाएंगी, इस वजह से क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चले जाएंगे कि क्यों होता है। अब जाइलम है, आपको कभी ये भूलेगा कि जाइलम एक संवाहक ऊतक होता है जो पौधों की जड़ों में जो पानी है, घुलनशील खनिज है, उनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जीवन में कभी भी कोई एग्जाम देंगे तो जाइलम ऊतक नहीं भूलने वाला। क्लियर? चलिए अगला सवाल, रासायनिक बंध का गठन होने पर क्या होता है? जब रासायनिक बॉन्ड बनता है तो उसका गठन होने पर क्या होता है, बताइए क्या होता है? आपको पता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो परमाणु जो होता है वो अधिक स्थिर अवस्था में आ जाता है और उस स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। तो जैसे ऑप्शन दिया गया है, क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, ना तो अवशोषित होती है ना ही मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित होती है। बताइए, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, रासायनिक बंधन बनता है, तो परमाणु क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं और उस स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, उस स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं। कि स्थायित्व प्राप्त करना है तो अधिक स्थिर अवस्था प्राप्त करनी है, उसके लिए वो ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो रासायनिक बंधन का गठन होने पर क्या होता है, हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? चलिए, और क्यों होती है, क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनता है तो परमाणु क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं और उसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, उसी स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो ऊर्जा मुक्त करते हैं। हमेशा क्या होता है, हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? चलिए, अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में उपयोग किया जाता है। मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको कहाँ यूज किया जाता है, सोनार में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, वही पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनको सोनार में उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे ऑप्शन दिया गया है, वो आसानी से उत्पादित होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है या उनकी आवृत्ति कम होती है। बताइए कि जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं उनको सोनार में उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। इसलिए उनका सोनार में उपयोग किया जाता है क्योंकि जो उनकी तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है और तरंग दैर्घ्य कम होने से क्या होता है कि उनकी दिशा बिल्कुल सही होती है। क्यों? अगर उनकी तरंग दैर्घ्य कम होगी तो वो जो उनकी जो दिशा है वो एक जगह दिशात्मक रूप से होगी और छोटी छोटी वस्तुओं का भी पता वो आसानी से लगा सकती है। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वो अधिक दिशात्मक होती हैं और वो सटीकता से किसी भी छोटी वस्तु का पता लगा सकती है। कोई भी छोटी वस्तु है अगर, तो उसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और उनकी तरंग दैर्घ्य कम होने से क्या होता है, वो अधिक दिशात्मक होती है और छोटी से छोटी वस्तु का सटीकता से वो पता लगा सकती है। कोई भी छोटी से भी छोटी वस्तु होगी तो उसका सटीकता से पता लगाया जा सकता है। क्लियर? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। ये सवाल आते हैं और यही सवाल होते हैं जो लगता है कि इस बार साइंस बहुत टफ आया था। तो ये छोटे छोटे सवाल की प्रैक्टिस ही करनी है हमें,
वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये क्वेश्चंस आएंगे और हम आसानी से लगा के चले आएंगे। तो बस क्लास में बने रहना है। और जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो कहाँ से है, जल्दी बताइए कि आप कौन से गांव शहर से बिलोंग कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत क्या है, आप सबके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, जिनके घर पे नहीं भी होगी तो आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी कि वो कैसे काम करती है। देखिए वॉशिंग मशीन में बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटर पे ये स्थिर होती है, ये एक स्थायित्व होता है, इसके चारों ओर वॉशिंग मशीन घूमती है, पहले एक राउंड घूमती है, फिर वो ऐसे होते हुए फिर वो दूसरा राउंड घूमती है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है, जैसे ऑप्शन है दबाव शक्ति, अपोहन, अपकेंद्री प्रसार। तो अपकेंद्रीय स्तर पर ये काम करती है, अपकेंद्री के सिद्धांत पर ये काम करती है। क्या क्या होता है, अपकेंद्री की कोई स्थिर वस्तु होती है, ये जैसे स्थिर वस्तु है, उसी के चारों तरफ घूमना, इसी को कहते हैं अपकेंद्रन प्रक्रिया। किसी भी स्थिर वस्तु के चारों तरफ घूमना, इसी को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रन प्रक्रिया बोलते हैं। एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाती है, अपकेंद्रन प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर। तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के कार्य सिद्धांत पर काम करती है कि एक स्थिर अक्ष है, उसके चारों ओर चीजें घूम रही है, कपड़े घूम रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, यहाँ पे एक स्थिर अक्ष होता है और इसी के चारों ओर कपड़े घूमते रहते हैं, पहले एक राउंड घूमते हैं फिर ये दूसरा राउंड घूमते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ये अपकेंद्रण प्रक्रिया कहलाती है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रण प्रक्रिया पर काम करती है। क्लियर। चलिए, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विमान में बैठे हुए ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सबको वो घटना पता है जब हमारा अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई, और वो अभी हाल ही की घटना है। हो सकता है कि इस बार ये सवाल पूछ ले कि विमान में ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑप्शन है एक्टिनोमीटर, सेलोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर। क्योंकि विमान हादसा हुआ है और विमान से हादसा ही इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल जो मिस्टेक्स हुई थी, और ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि टेक्निकल मिस्टेक्स थी वहां पे, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स के होते हुए प्लेन का ऐसे क्रैश करना ये बहुत बड़ी घटना है। तो इसलिए ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो विमान में ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। वायुमान से ऊंचाई को अगर नापना है कि कितनी हाइट पर है, वहां से हाइट मापने के लिए वायुयान से यानी कि हवाई जहाज से ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर अल्टीमीटर आए तो अल्टीमीटर याद रहे कि इसका जो राइट आंसर है वो अल्टीमीटर होगा। वायुयान से ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग होता है, अल्टीमीटर का उपयोग होता है। क्लियर। चलिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है चांदी का, पारा का, लोहे का, एल्यूमिनियम का। बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है, जल्दी बताइए। बॉक्साइट अयस्क है, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम का। और इसका मतलब ये होता है कि जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो रहा है वो बॉक्साइट से हो रहा है। जो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण हो रहा है वो किससे हो रहा है, बॉक्साइट से हो रहा है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है। चलिए, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वही सवाल गलत होता है एग्जाम में जो हमें सबसे ज्यादा इजी लगता है और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उसकी प्रैक्टिस ना करने के कारण हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है, और हम कंफ्यूजन के कारण वो एक जो कहते हैं सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स करके चले जाते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, ये बात आप याद रखिए। क्लियर। चलिए, शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होती है, शरीर में जो फैट है, वसा है, वो किस ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन है एलियोरल ऊतक, कला ऊतक, एडिपोज ऊतक या पेशी ऊतक। बताइए शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है, बताइए। शरीर में ऊतक जमा होता है एडिपोज वसा ऊतक के रूप में, और ये क्या है, ये एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है, ये एक संयोजी ऊतक जो शरीर में वसा को स्टोर करने का काम करता है।
एडिपोज यानी कि वसा ऊतक क्या है? एक संयोजी ऊतक है जो क्या कार्य करता है? वसा के रूप में ये ऊर्जा का भंडारण करता है, फैट के रूप या वसा के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो कभी मान लीजिए सवाल आ जाए कि वसा किस ऊतक के रूप में जमा होती है, तो एडिपोज ऊतक के रूप में जमा होती है। एडिपोज ऊतक क्या है? ये एक संयोजी ऊतक है जो वसा के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी में। बेसिकली इस ऊतक का क्या काम है? एडिपोज ऊतक का, ये एनर्जी स्टोर करता है हमारी बॉडी में, लेकिन फैट के रूप में, वसा के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। किस रूप में स्टोर करता है? फैट यानी कि वसा के रूप में स्टोर करता है। और कौन सा है वो है एडिपोज ऊतक। क्लियर? चलिए, तो शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होती है? एडिपोज ऊतक। लौंग के पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो लौंग का पौधा है वो किस भाग से प्राप्त होता है? ये सवाल आते हैं ना कि जैसे आलू है वो क्या कहाँ से प्राप्त होती है, शलजम है वो कैसा पौधा है, ये सवाल आते हैं। तो वही ऐसा सवाल है कि लौंग का जो पौधा है वो किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है सूखा पत्ता, सूखा तना, सूखा बीज या सूखी पुष्पकलिका। बताइए, जो लौंग का पौधा है वो किस भाग से प्राप्त होता है? आप सबको पता है लौंग एक मसाले के फॉर्म में यूज किया जाता है, लौंग हम सब खाते भी हैं, है ना। तो जो लौंग है वो किस फॉर्म में होता है? वो सूखी पुष्प कलिका के रूप में होता है। लौंग जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऊपर एक फूल होता है, वो एक कहा जाता है ना कि हमारा लड़का मतलब हमारा लड़का तो लौंग का फूल भी नहीं खाता, हमारा लड़का तो लौंग का फूल नहीं खाए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो लौंग का फूल तो मतलब वो सूखी पुष्प कलिका के रूप में होता है। तो किस फॉर्म में होता है लौंग? लौंग सूखी पुष्पकलिका के रूप में होता है। तो ये है आपके बिहार में क्या बोला जाता है, ऐसा ही होती है ना हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस होती है। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? सूखी पुष्पकलिका से प्राप्त की जाती है। वो आप तो वो लौंग का जो फूल होता है ऊपर आपने देखा होगा, तो वो उस फॉर्म में होता है। क्लियर? तो लौंग कैसे किस भाग से प्राप्त होता है? सूखी पुष्पकलिका से। धारा का एसआई मात्रक क्या है या धारा की एसआई इकाई क्या है? धारा बताइए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, बताइए आप। ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। बताइए क्या है? ओम किसकी है? प्रतिरोध की। जूल किसकी है? ऊर्जा की। वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की। तो बचा क्या? बिल्कुल सही। धारा किसकी एसआई इकाई है? धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। ओम किसकी है? ओम है प्रतिरोध। ओम किसकी है? प्रतिरोध की है। वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की है। ये एसआई मात्रक पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंटली। और जूल किसकी है? ऊर्जा की। और एम्पियर किसकी है? धारा की। तो क्या देखा आपने कि धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। और चूंकि ऑप्शन में बाकी चीजें भी दी है तो वो भी जानना जरूरी हो जाता है। ओम दिया हुआ है, ओम किसकी इकाई है? एसआई इकाई प्रतिरोध की है। वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की है। एम्पियर किसकी है? धारा की है। और जूल किसकी है? जूल है ऊर्जा। ये बात आपको याद रखनी है। ये सारे जो एसआई मात्रक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। क्लियर? तो पूछा गया था धारा की एसआई इकाई क्या है, तो धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। और इनके भी आपने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए। चाक जो आप सबके गुरुजी स्कूलों में यूज करते हैं उनका उसका रासायनिक नाम क्या है? उस चाक का। पत्ती चाक, कुछ लोग ऐसे पत्ती खाते थे ना बचपन में, कुछ लोग तो चौक भी खाते हैं। तो अगर खाते हैं तो चलिए बताइए उसका रासायनिक नाम क्या है। और अगर खाते तो नहीं भी है लेकिन कभी ना कभी ब्लैक बोर्ड में लिखा तो होगा जब आपके मास्टर जी बुलाते हैं कि इधर आओ आके सॉल्व करो यहाँ ब्लैक बोर्ड में कोई सवाल। तो जो चौक है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। बताइए बताइए क्या है चौक का रासायनिक नाम? चौक को बेसिकली जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, जिसका एक सूत्र होता है CaCO3। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? CaCO3। तो याद रखिएगा चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही सवाल पूछता है जो वनडे एग्जाम्स हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम्स हैं, बिहार जो अभी स्टेट पीसीएस आने वाला है ना उसमें भी साइंस पूछी जाती है, तो उसमें भी ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा कि चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? CaCO3 के रूप में।
थोड़ा सा स्पीड में चीजें और करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइंस के और हमें वो सब कवर करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो प्राकृतिक फल के पकने में सहायक है? जो प्राकृतिक रूप से फल के पकने में सहायक होता है, जैसे आम होता है ना, अभी आम का सीजन गया, आम पकते हैं, तो उस आम को पकने में कौन सा जो हार्मोन है पौधों का वो इम्पोर्टेंट है। उस हार्मोन के बारे में पूछा गया है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों के जो फल होते हैं उनके पकने में सहायक होता है। आम था, आम पका, लेकिन आम क्यों पका, उसके अंदर कौन सा हार्मोन था, ये पूछा गया है। जैसे ऑप्शन है आपके सामने, साइटोकाइनिन, जेब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। बताइए बताइए किस प्राकृतिक हार्मोन के कारण, किस हार्मोन के कारण फल पकते हैं, बताइए। राइट आंसर है एथिलीन। एथिलीन क्या है? एक पादप हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है जो पौधों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो जब पौधे पकते हैं तो उस समय ये रिलीज होता है और उनके जो पकने की प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है। तो पौधों के जो फल है वो पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? वो है एथिलीन। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एथिलीन। एथिलीन क्या है? एक पादप हार्मोन जो पौधों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है, या कहीं तब उत्पन्न होता है जब पौधे पकने की प्रक्रिया में होते हैं, या तो ये तब उत्पन्न होता है या तो ये फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। क्लियर? तो एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में मदद करता है। क्या है? एक पादप हार्मोन। तो कभी आए कि ऐसा कौन सा एक पादप हार्मोन है जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है एथिलीन। आम खाया है ना सबने, कितने सारे आम खाए होंगे अभी, तो आम का जो पकना था वो किस हार्मोन के कारण था? वो एथिलीन हार्मोन के कारण। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होते हैं? बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी, ए और बी, सी और डी, सी और के। यहाँ ऑप्शन है ए और सी, यहाँ ऑप्शन है ए और बी, यहाँ ऑप्शन है सी और डी, और यहाँ ऑप्शन है सी और के। बताइए ऐसे कौन से दो विटामिन है? एक सवाल आता है ना कि कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो बताइए, पानी में पूछा गया है कि पानी में जो घुलनशील है वो कौन होते हैं? कौन से ऐसे दो विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो पानी में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? बताइए। यहाँ पे ये बी दिया, पानी में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? चलिए बताइए। वो बी और सी होते हैं, बिल्कुल सही। कौन से विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। और जो बाकी बचते हैं वो वसा में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं अगर ये पूछे तो? ए, डी, ई, के। ये किसमें होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो अगर पानी में घुलनशील पूछा है तो हो सकता है वसा में भी घुलनशील पूछ ले। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा। पानी में घुलनशील कौन से दो होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के। कौन कौन से? ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील। पानी में दो, बी और सी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जीव नहीं है? मतलब एक कोशिकी की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में बेसिकली वो होते हैं, आप सबको पता है, जिनमें एक कोशिका बस होती है। जैसे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, यूग्लिन है। तो एक कोशिकीय निम्नलिखित में से क्या है? जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप सबने जाना है कि जो एक कोशिकीय जीव है उसमें अमीबा, पैरामीशियम उसके उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव नहीं पूछा गया है। जो एक कोशिकीय जीव नहीं है वो कौन सा नहीं है? हाइड्रा। कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? हाइड्रा नहीं है। हाइड्रा कैसा जीव है? ये बहुकोशिकीय जीव। हाइड्रा कैसा है? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। तो याद रखिएगा। और आप सब जानते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम कैसे है? अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और अगर क्योंकि पूछा गया है एक कोशिकीय नहीं है, नहीं कौन है? हाइड्रा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित है, ये बताने की जरूरत है क्या मुझे कि आनुवंशिकता के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवंशिकी और शरीर और क्रिया विज्ञान। ऑब्वियस सी बात है कि जो जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकता के बारे में बताती है उसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी का अध्ययन। लेकिन सिर्फ ये बस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या बताते हैं। जैसे कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान हमें बताता है कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में। कोशिका विज्ञान क्या बताता है हमें, कोशिका की संरचना बताता है और कोशिका का कार्य बताता है। इसलिए ये बता रही हूं मैं कि अगर ये आनुवंशिकता के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि कोशिका विज्ञान के बारे में भी पूछ ले, क्योंकि अगर ये पूछा है कि आनुवंशिकता का अध्ययन किसके अंतर्गत है तो उसको आनुवंशिकी बोलते हैं, आनुवंशिकता के अध्ययन को। तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कोशिका की संरचना और उसके कार्य का। और जैव विकास के अंदर बताइए, जैव विकास के अंदर किसका कार्य किया, किसके बारे में बात की जाती है, जीवों में समय के साथ जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जीवों में जो समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होते हैं उनके उसी के बारे में जो अध्ययन है वो जैव विकास कहलाता है। और शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में, शरीर की क्रिया विज्ञान प्रक्रिया किसमें है, इसमें। तो बेसिकली आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी बताता है और कोशिका विज्ञान में क्या होता है, कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में। प्रकाश वर्ष क्या होता है बताइए, प्रकाश वर्ष आप सबको पता है क्या है, चलिए बताइए। जैसे ऑप्शन है आपको, सूरज द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी की विचरण के लिए प्रकाश द्वारा जो समय लिया जाता है, एक वर्ष में अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और अगला ऑप्शन है, सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। क्या है प्रकाश वर्ष, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुसार। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, एक वर्ष के दौरान जो निर्वात क्या होता है, जो वायु की उपस्थिति नहीं होती, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्षों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है तारांकित चिन्ह, नाभिक, कोशिका द्रव और गोलकीय तंत्र। मतलब बेसिकली कोशिका विभाजन में कौन सा एक है जो मदद करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है बताइए, आप सबको पता है कि जो कोशिका होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, उसका नियंत्रण केंद्र जो होता है वो होता है नाभिक। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या है, नियंत्रण केंद्र। थोड़ा सा पेन को मैं पतली कर लेती हूँ ताकि क्लियर आए यहाँ पे। नाभिक क्या होता है, नाभिक नियंत्रण केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र होता है कोशिका। और यही नियंत्रण केंद्र क्या करता है, ये करता है कोशिका विभाजन का काम, कोशिका विभाजन में मदद। तो नाभिक क्या करता है, कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करने का काम करता है। क्लियर। तो कोशिका विभाजन में क्या मदद करता है, नाभिक। नाभिक क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, याद रखिएगा। सवाल आएगा कि कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है, वंशानुगत वर्षों को कौन नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर होगा नाभिक। और नाभिक क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है कोशिका का। अधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान वाली वस्तु, आपने कभी भट्टी में कोई धातु देखी है जो बिल्कुल प्रकाश छोड़ रही होती है, इतनी ज्यादा हीट गर्म होती है वो कि उससे बिल्कुल प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। भट्टी में जैसे आप लोगों ने कभी वो सोने को गलाते हुए देखा होगा, भट्टी में कोई बर्तन को गलाते हुए देखा होगा, तो जब भट्टी में वो बर्तन जो गलता है तो वो प्रकाश नहीं उत्पन्न करने लग जाता है, बिल्कुल आग जैसा। तो वो इतनी ज्यादा गर्म वस्तु को मापने के लिए, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का है पायरोमीटर। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म धातु को का तापमान मापने के लिए। क्लियर। तो याद रखिएगा, अत्यधिक उच्च तापमान वाली वस्तु को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए, जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं तो उस रोग को क्या बोलते हैं। बेसिकली पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है रतौंधी, सूखा, घेंघा रोग और स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी के कारण तो पहली बात क्या होता है, जो बच्चे की हड्डियां हैं वो विकसित नहीं हो पाती और उसके कारण होने वाला रोग है सूखा रोग। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग। इसी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स। क्या बोला जाता है इसे, रिकेट्स बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, यही रिकेट्स।
ये क्या है, रिकेट्स होता है। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आप सबको पता है, आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी बताइए, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, बताइए, मैं नहीं बता रही, बताइए कमेंट करके कि स्कर्वी और अतौंधी दोनों किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग। अभी यहाँ पे थोड़ा हमने ये पढ़ा था ना कि अत्यधिक उच्च तापमान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान के लिए हमने क्या जाना, पायरोमीटर का। लेकिन मान लीजिए पायरोमीटर ना पूछा, ये पूछ लिया कि फेदोमीटर का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है, फिर आप क्या बताएंगे, तो ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किस लिए होता है, समुद्र की गहराई को नापने, समुद्र की गहराई को नापने के लिए होता है। और सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी घोल में नमक की मात्रा का पता लगाने के लिए। तो ये बात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पायरोमीटर पूछा गया सवाल है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का, तो हो सकता है इस बार फेदोमीटर पूछ ले। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए होता है, और सैलिनोमीटर का उपयोग होता है किसी भी घोल में नमक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। किसी भी घोल में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए, नमक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सैलिनोमीटर का यूज होता है। चलिए, ये तो कर चुके। विटामिन डी, प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, पूछा गया है प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन होते हैं। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अब बताइए कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं आपको, 3। और कितने हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे हैं आपको, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 और 8। क्यों, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 8। तो कितने हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु हो जाएंगे, 3 और 8। कार्बन 3, हाइड्रोजन 8। अगला सवाल, अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रक्रिया करता है। कोई भी अम्ल है वो लवण बनाने के लिए किसी धातु के साथ प्रक्रिया करता है और एक गैस को मुक्त करता है, तो वो जो गैस है वो कौन सी होती है, बताइए, वो गैस कौन सी होती है, जल्दी बताइए। मान लीजिए क्या बोला गया है, कोई अम्ल है, मान लीजिए HCl एक अम्ल है, बोला गया ना अम्ल है, वो किसके साथ, धातु के साथ प्रक्रिया करता है। मान लीजिए Zn, Zn क्या है, धातु, जिंक एक धातु है, जिंक क्या है, धातु है, और HCl क्या है, अम्ल है। कहा गया है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो वो क्या मुक्त करता है, बताइए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnCl2। और कौन सी गैस मुक्त कर रहा है, क्या मतलब, सॉरी, क्या मुक्त कर रहा है, बताइए, इस फॉर्मूले को देखिए और जो कहा गया है वो देखिए। कोई अम्ल लवण को बनाने के लिए धातु के साथ प्रक्रिया करता है, मतलब एक अम्ल है और वो धातु के साथ प्रक्रिया कर रहा है। धातु क्या हो गई, जिंक हो गई, जिंक धातु हो गई, अम्ल क्या हो गया, HCl हो गया। जब इसने इसके साथ क्रिया किया तो क्या बन गया, ZnCl2, ZnCl2 बन गया, और मुक्त क्या हो गई, हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आपको पता है कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि जब एग्जाम हॉल में सवाल आए ना तो आप इसको ना रट के नहीं बल्कि देख के समझ सके। क्योंकि अगर कहा गया है कि अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, धातु के साथ, तो धातु के साथ क्रिया करवा के देख लेते हैं ना, खुद पता चल जाएगा, रटने की क्या जरूरत है। जिंक को क्रिया करवा लिया अम्ल के साथ, HCl के साथ, ZnCl2 बना, हाइड्रोजन मुक्त हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कुछ रटना थोड़ी था इसमें। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, जब आंखों में प्रकाश पड़ता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है। जब आपके आंखों में प्रकाश आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इमेजिन करिए मैं आपकी आंखों में ऐसे टॉर्च लाइट मार रही हूँ, इमेजिन करिए कोई इंसान ऐसे टॉर्च लाइट मार रहा है आपकी आंखों में, सबसे पहले आपकी क्या सिकुड़ेंगी, क्या सिकुड़ेंगी, बिल्कुल सही, पुतली। क्यों सिकुड़ेंगी पुतली, क्योंकि वो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, ताकि प्रकाश आपकी आंखों के अंदर ना आ पाए। आपके आंखों में किसी ने टॉर्च मारी, आपने क्या किया, ऐसा,
आपने पुतली सिकोड़ ली, उन पुतलियों ने क्या किया, आपके प्रकाश को, सामने वाले प्रकाश को अंदर आने से रोक दिया। तो वो क्या कर रही है, वो प्रकाश की मात्रा को विनियमित या नियंत्रित कर रही। क्या कर रही है, पुतलियां। याद रखिएगा, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करती है, और आइरिस के बीच में होती है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर क्या खोया जाता है, मतलब शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ क्या है। जब निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन बॉडी में होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जब डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के दौरान शरीर पर आमतौर पर किसकी कमी हो जाती है, बताइए। डिहाइड्रेशन में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, वर्ड याद रखिएगा। पानी के साथ साथ डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की। और नमक सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स माना जाता है, क्या, NaCl, यानी कि नमक। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है ना, तो उसमें पानी तो कम होता है, और पानी के साथ साथ क्या कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और जो नमक है यानी कि NaCl, वो एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोसाइट्स है, ये इलेक्ट्रोसाइट्स है। तो किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, NaCl, याद रखिए। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन की बॉडी में कमी होती है तो पानी तो कम हो ही जाता है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, नमक, NaCl। तो NaCl की कमी हो जाती है। वही पूछा है किस चीज की कमी होती है। ये सवाल आपको पता है शायद एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी ही इतनी ही लेवल की साइंस आनी, उस लेवल की साइंस नहीं आनी है कि छोटे मोटे सवाल जो हमने प्रैक्टिस किए हैं और हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ से सवाल आ जाएंगे, क्योंकि साइंस का लेवल तो है, नो डाउट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सबसे हल्की है, बताइए। कौन सी धातु है जो सबसे हल्की है। आपको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और यही मानी जाती है सबसे हल्की धातु। लिथियम क्या मानी जाती है, लिथियम ही मानी जाती है सबसे हल्की धातु। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, याद रखिए। सबसे हल्की ठोस धातु है ये लिथियम। ठीक है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था। बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है वो क्या है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका पूरा रूप बताइए। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो बोला गया है कि जो बायोडायवर्सिटी है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। किसने किया था, वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। तो ये बात याद रखिएगा कि बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है उसका यूज सबसे पहले किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। क्लियर। चलिए, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, बायोडायवर्सिटी। इसका जो उपयोग किया था वो किसने किया था, रोसेन ने किया था, वॉल्टर जी रोसेन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण नहीं होती, नहीं पूछा है, मच्छरों के कारण नहीं होती, नहीं बोला गया। ऑप्शन है डेंगू, फाइलेरिया, प्लेग, और इनमें से कोई नहीं। फाइलेरिया आप सबको पता है, इसे ही हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। फाइलेरिया को ही क्या कहा जाता है, हाथी पांव। अब आप मुझे बता दीजिए जल्दी से कि मच्छरों के कारण कौन सा रोग नहीं होता है, जल्दी बता दीजिए मुझे। देखिए, बताइए कि मच्छरों के कारण कौन सा एक रोग नहीं पूछा गया है, याद रखिए कौन सा एक रोग नहीं होता है। आप सबको पता है कि मच्छरों के कारण डेंगू होता है, हाथी पांव भी मच्छर के काटने के कारण ही होता है, एक प्रकार का मच्छर होता है। जो प्लेग होता है वो चूहों के काटने के कारण होता है, वो चूहों के काटने के कारण होता है। तो मच्छरों के कारण जो नहीं होता वो है प्लेग। क्यों, क्योंकि जो प्लेग होता है वो चूहों के कारण होता है, चूहों के काटने के कारण होता है। क्लियर। टमाटर का लाल रंग, जो टमाटर का लाल रंग है पूछा गया है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है ल्यूटिन, लाइकोपीन, फ्लेवोन, कैरोटीन। बताइए, जो टमाटर में लाल रंग उपस्थित होता है वो किसके लिए होता है, किसके कारण होता है। जो टमाटर में लाल रंग होता है वो बेसिकली लाइकोपीन के कारण होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है एक प्रकार का। जो टमाटर में लाल रंग है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है।
आप भी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, जैसे जैसे ये क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें बैठती जा रही हैं, एग्जाम हॉल में जब आप देखेंगे तो आपको लाइक ओपिन तो क्लिक करेगा ही करेगा, एक बार तो लगेगा कि कहीं तो पढ़ा था ये। पारसेक किसकी इकाई है बताइए? पारसेक बेसिकली खगोल विज्ञान में, पारसेक क्या है? खगोल विज्ञान में दूरी को मापने की इकाई। खगोल विज्ञान मतलब जो स्पेस विज्ञान जो होता है, उस जैसे कि कितनी दूरी है चंद्रमा की, कितनी दूरी पे स्थित तारे हैं, ये सारी चीजें खगोल विज्ञान में जो दूरी को मापने के लिए पारसेक का यूज किया जाता है। तो पारसेक क्या है? खगोल विज्ञान में दूरी को मापने की एक इकाई। तो क्या है पारसेक? खगोल विज्ञान में दूरी को मापने की इकाई, इसे क्या कहा जाता है? पारसेक कहा जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। लेकिन अगर आ जाए कि पारसेक किससे संबंधित है, किस प्रकार के विज्ञान से संबंधित है, तो पारसेक संबंधित है खगोल विज्ञान। पारसेक किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। खगोल विज्ञान में दूरी को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। पारसेक किसकी इकाई हो गई? दूरी की। खगोल विज्ञान में दूरी की एक इकाई। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फ्रिज में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फ्रिज में किया जाता है? आप सबको पता है वर्तमान समय में जो फ्रिज है उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है बेसिकली, लेकिन परंपरागत तौर पर पहले से जो फ्रिज है उसमें अमोनिया का उपयोग किया जाता था। हालांकि ये बात यहाँ जानना जरूरी है कि जो अमोनिया है वो एक जहरीली प्रकार की गैस होती है, लेकिन फिर भी परंपरागत रूप से पहले जब शुरुआत में अमोनिया का उपयोग किया जाता था फ्रिज में। लेकिन अब बेसिकली बहुत सारे चीजें हो गई हैं, क्योंकि जो अमोनिया है ये वातावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जहरीली गैस होती है, खाद्य पदार्थ भी नुकसान होते हैं। तो अब क्या किया जाने लगा है? अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो निम्नलिखित में से कभी फ्रिज में अगर पूछा जाए कि किस गैस का उपयोग होता था, तो अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता था। आपको ये बात याद है। चलिए, फ्रिज में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, इसको बड़ा फॉन्ट करें क्या थोड़ा सा? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? नेशनल साइंस डे, ऑप्शन है 2 मार्च, 15 सितंबर, 22 दिसंबर, 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 28 फरवरी को। किसके जन्मदिन के अवसर पर? किसके जन्मदिन? सीवी रमन जी को। सीवी रमन जी के कारण 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। सीवी रमन जी किससे संबंधित है? इन्हें 1930 में मिला था फिजिक्स का नोबेल। पूछ सकता है, अगर ये बताइए, अगर ये पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो हो सकता है ना अगली बार पूछ ले कि फिजिक्स का नोबेल कब मिला था सीवी रमन जी को, इसी से रिलेटेड ही सवाल पूछ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा, फिर पूछ लेगा कि किसके जन्मदिन में मनाया जाता है, तो सीवी रमन जी के। ये भी पूछ सकता है कि सीवी रमन जी कौन थे? वैज्ञानिक थे। किस फील्ड से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स से थे। फिजिक्स का नोबेल इन्हें कब मिला? 1930 में मिला। कितने सारे फैक्ट क्लियर हो गए। और हो सकता है कि यहाँ से सवाल आ जाए। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, सीवी रमन जी के को याद करने के लिए। और सीवी रमन जी किससे संबंधित है? फिजिक्स से संबंधित है। इन्हें फिजिक्स का नोबेल कब मिला था? 1930 को। ये याद रखिए। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बताइए? कोई भी धातु है उसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बताइए? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? मान लीजिए कि सोडियम ऑक्साइड, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड है Na2। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है बताइए? मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ऑक्साइड की बात हो रही है ना, तो जो आएगा वो जल के साथ क्रिया कर रहा है, ये क्या बनाएगा? शायद ये NaOH2 बनाएगा क्या? NaOH बनाएगा क्या बताइए? वही बोला गया है कि जो धातु है वो उसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो जो धातु का ऑक्साइड है उसने जल के साथ क्रिया करके क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो कैसी प्रकृति है सोडियम हाइड्रोक्साइड की? ये प्रकृति आपको छारी लग रही है क्या बताइए? जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा और समझ में आ रहा होगा। ये जो पूछा गया है मैंने वही बोला है। ये धातु है Na सोडियम, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड
की प्रकृति क्या होती है। जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है, NaOH बना रहा है। और NaOH क्या है, इन्हें कोष्टक नहीं आएगा यहाँ, NaOH सीधा सीधा रहेगा, NaOH बना रहा है। और ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय होगी। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर आपको चीजें सामने करके दिखा दी जाएंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। धातु कहा गया था, धातु, धातु का ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ये बात याद रखिए। ग्रेफाइट और हीरे क्या है, ग्रेफाइट और हीरे आप सबको पता है क्या है, बताइए। ग्रेफाइट और हीरे क्या है, समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉन है, अप्रूव है। बताइए, जो ग्रेफाइट और हीरे हैं वो कार्बन के अप्रूव है। ये क्या है, ये कार्बन के अप्रूव है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी लेता है कि जो ग्रेफाइट और हीरा है वो किसके अप्रूव है, तो वो कार्बन के अप्रूव है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट और हीरा क्या है, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अप्रूव है। इनकी जो परमाणु संरचना है भले वो अलग अलग हो, लेकिन ग्रेफाइट और हीरा किसके अप्रूव है, कार्बन के। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताइए। मृदा अपरदन रोकने की टेक्निक क्या है, वनस्पति को उन्मूलन कर दें, अतिचराई द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, या वनरोपण द्वारा। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। मृदा का कटाव बेसिकली क्या होता है कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे हट जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो मिट्टी का जो कटाव है वो तेजी से होने लग जाता है। तो मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वन लगाकर। ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे तो जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक के रखेंगे, मिट्टी को बांध के रखेंगे, तो जिससे पोषक तत्व है वो बह नहीं पाएंगे। जो मिट्टी है वो बंधी हुई रहेगी, मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो नहीं बह पाएंगे पानी के साथ, हवा के साथ, और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वन लगाकर। क्लियर। चलिए, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी बताइए। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अवतल लेंस द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात याद रखनी है आपको, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो वस्तु कहीं भी रखी हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, आभासी और सीधा। अगला सवाल है, पाडोमीटर उपकरण का उपयोग। पाडोमीटर उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पाडोमीटर उपकरण है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पाडोमीटर। पाडोमीटर जो उपकरण है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, उच्च तापमान मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए, हृदय गति मापने के लिए, या विद्युत धारा मापने के लिए। तो जो पाडोमीटर है उसका उपयोग जो हमारे जो धड़कन है उसकी प्रति मिनट जो है वो स्पीड नापने के लिए किया जाता है। तो हृदय गति को मापने के लिए पाडोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ये जो मीटर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं कि इस मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जो पाडोमीटर है उसका उपयोग हृदय गति को मापने में किया जाता है। पाडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, हृदय गति को मापने के लिए। क्लियर। चलिए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, बताइए। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। देखिए, तारों का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी में प्रवेश करता है, और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी वायुमंडलीय परतें होती हैं। उन वायुमंडलीय परतों से होकर प्रकाश पृथ्वी तक आता है, जो अलग अलग माध्यमों से होके आता है। और आपको पता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, पता है। तो जब प्रकाश तारे ऊपर है, वहां से प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय लहरों से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है, तो क्या होती है उसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो बेसिकली तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कि आप सबको पता है कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो विभिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर जाता है, या विभिन्न माध्यमों से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आप सबको पता है क्या होता है, देखिए ब्लैक बोर्ड में। तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है, यानी कि अपवर्तित हो जाता है, और ये बात आप सबको पता है। और प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, अपवर्तन की घटना। अपवर्तन क्या है, बेसिकली प्रकाश का मुड़ना, वही तो है अपवर्तन। प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन कहलाता है। तारे ऊपर है,
तारों का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, बीच में बहुत सारी वायुमंडलीय परतें हैं, तो जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो वहां से प्रवेश करते हुए प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है, उसी को कहते हैं अपवर्तन की घटना। इसी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण। और अपवर्तन की प्रक्रिया क्या कहती है कि जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो प्रकाश किरणें हैं वो मुड़ जाती है, यानी कि अपवर्तित हो जाती है, वही है प्रकाश का अपवर्तन, और उसी कारण तारों का टिमटिमाना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को, पादप हार्मोन है सबसे पहली बात, पौधों का है, विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तने के विकास को। तने के विकास को कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है, बताइए। ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। बताइए कि पादप कौन सा ऐसा पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो विकास को, किसके विकास को, स्पेशली तनों का जो विकास है, पौधे का जो तने होते हैं उनके विकास को उत्तेजित करता है, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों के विकास को, इसको पौधों के विकास को नियंत्रित करता है, और स्पेशली किसके विकास को, पौधे का जो तना होता है, पौधे का जो तना होता है उसके विकास में, उसके विकास को नियंत्रित करता है। कभी आए कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है, यानी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधे के विकास को, यानी कि तने के विकास को नियंत्रित करता है, तो वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, विकास को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन, विकास को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन, पौधों के विकास, तो पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन, याद रखिए। विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है, जल्दी बताइए कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है, जल्दी, बिना किसी देरी के बताइए क्या होगा। विद्युत धारा को मापने का एक उपकरण कौन सा होता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर। बताइए विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है, जल्दी बताइए। विद्युत धारा को मापने का क्या उपकरण, ऑप्शन है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर। तो विद्युत धारा को मापने का उपकरण है एमीटर। विद्युत धारा को मापने का क्या उपकरण है, एमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये मीटर आते हैं स्पेसिफिकली, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, बताइए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में भी संचित करता है। क्लियर, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोर का वैज्ञानिक नाम है, थोड़ा सा स्पीड में ज्यादा चलेंगे, सवाल बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं क्योंकि एग्जाम सामने है, और सामने है एग्जाम, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैवोक्लिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैवोक्लिस्टेटस। क्लियर, तो कभी आए कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवोक्लिस्टेटस, पूछ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या, पैवोक्लिस्टेटस। पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि उभयचर प्राणी कौन होते हैं। उभयचर प्राणी वो होते हैं जो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं और जल में भी निवास करते हैं, उन्हें कहा जाता है उभयचर प्राणी। जैसे मेढक, मेढक पानी में भी रहता है, मेढक पृथ्वी पर भी रहता है, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, मेढक को उभयचर प्राणी कहा जाता है। क्लियर, तो उभयचर प्राणी कौन है, मेढक, क्योंकि वो पानी में भी रहता है और भूमि में भी रहता है। तो आपको क्लियर हो गया कि उभयचर किसे कहा जाता है। अब पूछा गया है कि जो पादप कौन सा है, कौन सा पादप जगत का जो उभयचर है उसे क्या बोलते हैं। पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं ब्रायोफाइट। क्या, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट पादप जगत का उभयचर है और उसे ये इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो ये नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। कहाँ उगते हैं, नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, और ये जीवित रहने के लिए, ये जो है पौधे, ये जीवित रहने के लिए तो भूमि पर, जीवित रहने के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ये
पानी के पर निर्भर होते हैं। प्रजनन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पानी पर। प्रजनन के लिए पानी में जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए पादप जगत के उभयचर कहा जाता है किसे? ब्रायोफाइट को। क्यों? क्योंकि ये जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? भूमि पर, और प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। कभी कभी अब अगर सवाल आ जाता है कि जो ब्रायोफाइट है पादप जगत का, जिसे उभयचर कहा जाता है, तो ये जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है? तो जीवित रहने के लिए भूमि पर निर्भर होता है, और प्रजनन के लिए किस पर निर्भर होता है? तो प्रजनन के लिए ये पानी पर निर्भर होता है। क्लियर? समझ में आया? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित ब्रायोफाइट क्या है? पादप जगत का उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जो पानी और भूमि दोनों में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तारक, रिक्तिका, कनिका, लवक। बताइए, सिर्फ पादप कोशिकाओं में जो पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में। केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक, और यही जिम्मेदार होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। यही क्या जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। तो केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 11 है? बताइए। आपको मैंने शुरू में जो पहला सवाल कराया था उसमें मैंने आपको बताया था सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 बताया था। तो पूछा गया है परमाणु संख्या 11 किसकी है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और सोडियम। तो ये सोडियम बताया था ना। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। राइट आंसर हो जाएगा 11। अब यहाँ परमाणु संख्या की बात आई है तो ये भी जान लीजिए कि सिलिकॉन की कितनी होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14। जर्मेनियम की कितनी होती है? किसी को पता है? जर्मेनियम की होती है 32 और कार्बन की होती है 6। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11, कार्बन की 6, जर्मेनियम की 32 और सिलिकॉन की 14। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 14, जर्मेनियम की 30। मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा कि मानव अंडाणु जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अंडाणु की बात की गई, याद रखिएगा। आप मत कहिएगा वैसे तो हमने कुछ और पढ़ा था 40 वाली लाइन में, नहीं, मानव अंडाणु की बात किया गया है, उसमें 23 होते हैं गुणसूत्र। याद रखिएगा कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। जब एक मैग्नीशियम का पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार लौ जलती है। कौन से कलर की होती है? जब कोई मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है, मैग्नीशियम पट्टी है उसको हवा में जलाया जाता है तो किस कलर की लौ जलती है? बेसिकली ये पूछा गया है। कोई मैग्नीशियम पट्टी है उसको जब जलाएंगे तो किस कलर की लौ जलती है? तो याद रखिएगा कि वो सफेद कलर की एक लौ जलती है। किस कलर की लौ जलती है? सफेद कलर की, और बहुत तेज इसका प्रकाश होता है। सफेद कलर की लौ जलती है और क्या होता है? इसका जो प्रकाश होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। ये याद रखिए। मैग्नीशियम पट्टी को जो हवा में जलाया जाता है तो किस कलर की लौ जलती है? सफेद कलर की। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती है? बताइए। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आप सबकी जो ये खोपड़ी है, जो ये सुन रही है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है, इसमें कितनी हड्डियां हैं? इसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। और जो आपका फेस है, जो मनुष्य का चेहरा होता है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 14 हड्डियां होती हैं आपके फेस में, याद रखिएगा। तो खोपड़ी में कितनी होती है? खोपड़ी में होती है 22। आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 22 हड्डियां। और चेहरे में कितनी होती है? 14 हड्डियां। चलिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताइए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पॉमेटिक, नाइट्रिक, टार्टरिक, सिट्रिक? जल्दी बताइए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल सही, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? जल्दी बताइए। अभी मैं बता चुकी हूँ उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी, कैंसर, घेघा, अस्थि शुद्धता। बिल्कुल सही। रतौंधी की कमी के कारण होता है, सॉरी, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है घेघा रोग। क्लियर? चलिए,
सवाल जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मृत फ्लोएम का तत्व है? मृत फ्लोएम का तत्व कौन सा होता है? फ्लोएम क्या काम करते हैं? एक जैविक ऊतक होते हैं फ्लोएम, जो क्या बेसिकली काम करते हैं? ये पौधे में भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। पौधे में भोजन को पहुंचाने का क्या काम करते हैं? फ्लोएम काम करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं मृत भी पाई जाती हैं। उन्हीं मृत कोशिकाओं को कहा जाता है फ्लोएम तंतु। उन्हीं मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? फ्लोएम तंतु कहा जाता है। क्लियर? एक प्रकार के ऊतक होते हैं बेसिकली ये फ्लोएम तंतु, जो पौधों में जैसे भोजन है इन सबके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन सबका परिवहन करते हैं। तो मृत फ्लोएम तंतु कौन सा है? वो फ्लोएम तंतु है। इसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं मृत फ्लोएम में। तो मृत फ्लोएम वो कहलाते हैं जो बेसिकली जिनमें जीवन नहीं होता है। उन्हीं कोशिकाओं में भी कुछ एक ऐसे पार्ट होते हैं जो मृत अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मृत फ्लोएम। तो वो कौन से हैं? फ्लोएम तंतु होते हैं। जब पौधे में भोजन का परिवहन करते हैं तो इनमें से विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं में अधिकांश कोशिकाएं क्या रहती हैं? उन कोशिकाओं में अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं और कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, और उन्हीं मृत कोशिकाओं को कहा जाता है फ्लोएम तंतु। ठीक है? ये कैसी होती है? मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं। तो कभी सवाल आ जाए कि मृत कोशिकाएं क्या होती हैं इन ऊतकों में, तो वो होती है फ्लोएम तंतु। क्लियर? चलिए, CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो जो चूने का पानी है वो रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? वो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। मतलब बेसिकली कहा गया है कि चूने का पानी है, CaOH2 है, ये चूने का पानी, इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? CO2 प्रवाहित की जाती है। यही कहा गया है ना। देखिए, जब चूने के पानी में क्या प्रवाहित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सबको पता है इसमें क्या बनता है? पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। फिर चूने का जो पानी है वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, और दूधिया पानी का कलर क्या होता है? रंगहीन। ऑब्वियस सी बात। कहा गया है कि जब CO2 को इसमें चूने के पानी में प्रवाहित किया, चूने का पानी का सूत्र है CaOH2 क्या है? CaOH2 क्या है? चूने का पानी है। CaOH2 क्या है? चूने का पानी है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर चूने का जो पानी है वो दुधिया हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? बनता क्या है? बताइए, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? जल्दी बताइए, क्या दिख रहा है बना हुआ? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। क्लियर? कैल्शियम बाय कार्बोनेट बना हुआ दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? बताइए। क्वाड्रेटा, मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। इसी में आते हैं कीट, मकड़ियां और केकड़ा। मकड़ियां और केकड़ा। तो पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जिसमें से कीट आते हैं, मकड़ियां आती हैं और केकड़े आते हैं। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा, पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। चलिए, कोशिका भित्ति कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। कोशिका भित्ति किस जीव के कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है? ऑप्शन है जीवाणु, पौधे, कवक और मनुष्य। कोशिका भित्ति किस जीव की कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है? कोशिका भित्ति जीवाणु और कवकों में तो उपस्थित होती है, लेकिन मनुष्य में उपस्थित नहीं होती। याद रखिएगा। तो जो कोशिका भित्ति है वो किसकी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है पूछा है बेसिकली। तो अगर होती है पूछा होता तो होती तो है जीवाणु और कवकों की, और किसके नहीं होती है? तो ये किसके नहीं होती है? बताइए, किसके नहीं होती? तो मनुष्य के नहीं होती। मनुष्य के नहीं होती है, जीवाणु और कवकों के में उपस्थित होती है। क्या? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस जीव की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है? तो मनुष्य के जीव में उपस्थित नहीं होती। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सबको पता है कि बिल्ली डोमेस्टिक एनिमल है। बिल्ली क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है। मैं सिर्फ ये याद कराने के लिए बता रही हूँ आपको। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। ये वर्ड पकड़िएगा,
बिल्ली कैसी है? बिल्ली डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल के कारण जो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड किसमें होता है? जल्दी बताइए। एसिटिक एसिड किसमें होता है? एसिटिक एसिड होता है सिरके। एसिटिक एसिड किसमें होता है? सिरके में। नींबू के रस में कौन सा अम्ल बताया मैंने? कमेंट करिए कि मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, बताइए। और चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, और सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? सिरके में क्या है? एसिटिक एसिड, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। नींबू के रस का कमेंट करिए। कोयले का जलना किसका उदाहरण? कोयले का जलना बेसिकली किसका उदाहरण है? कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। और ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि जो कोयला है वो कहीं ना कहीं किसका अवरुद्ध है? ये कोयला किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन के फॉर्म में। और जब ये जलता है तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा जलता है? संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। ये कार्बन है, ये जलेगा। जब कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या बनाएगी? CO2, एक नया उत्पाद बना रही है। CO2 एक नया उत्पाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यही कहलाती है संयोजन अभिक्रिया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, एक कोई नया उत्पाद बनाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, क्या? CO2। इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जो कोयले का जलना है, कोयले का जलना वो क्या है? वो संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए। और आपको पता है कोयले के फॉर्म में कार्बन को ले लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, क्योंकि कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो इसने क्या नया उत्पाद बना लिया? CO2। जब CO2 एक नया उत्पाद बनाया तो आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस चीज के लिए नहीं किया जाता है? बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस चीज के लिए नहीं किया जाता? साबुन बनाने के लिए, अखबार बनाने के लिए, धातुओं में चिकनाई कम करने के लिए, अचार के परिरक्षण के लिए। बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। आप सबको पता है कि ये क्षार है। इसका उपयोग होता कहाँ है? बेसिकली जो औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वहां इसका उपयोग होता है। तो जो इसका उपयोग नहीं किया जाता वो खाने की चीजों में नहीं किया जाता है। तो कहाँ नहीं किया जाएगा? नहीं पूछा है ना शायद। हाँ, नहीं किया जाता है। ये नहीं किया जाता है अचार के परिरक्षण में। खाने की चीजों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग उद्योगों में होता है। खाने की चीजों को बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड खराब कर देता है। क्यों खराब कर देता है? क्योंकि ये एक प्रबल क्षार है और इसका उपयोग औद्योगिक गतिविधियों में होता है। क्लियर? चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ नहीं किया जाएगा? अचार के परिरक्षण के लिए, खाने की चीजों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है? आप सबको पता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए। तो मलेरिया, रक्ताल्पता, रेबीज, हैजा। बताइए, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है? बेसिकली हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं की बॉडी में कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है? बताइए। रक्ताल्पता। हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है? बेसिकली शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है उसके कारण। तो लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण रक्ताल्पता होता है। चलिए, एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के उपयोग के लिए किया जाता है? मतलब कुछ नहीं बोला है, द्विफोक्सी लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है? ये ज्यादा इधर आ रहा है, साइड करो, मैं तो दिख ही नहीं रही, ऐसे हो जाती हूँ बार बार, दिख ही नहीं रही। एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? बताइए। बताइए, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? जो द्विफोक्सी लेंस है उसका उपयोग किस में किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में उम्र बढ़ने के कारण क्या होता है? पास की चीजें कम दिखाई देने लगती हैं।
जो पास की चीजें हैं वो क्या दिखाई देने लगती हैं, कम दिखाई देने लगती हैं। और जब पास की चीजें कम दिखाई देने लगती हैं उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। जरा दृष्टि दोष किन्हें होता है, बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े व्यक्तियों को होता है, जिसमें पास की चीजें थोड़ा सा कम दिखने लग जाती हैं। आपके पापा लोगों को, दादाजी लोगों को ये लेंस लगता है, पास की चीजें उन्हें कम दिखती हैं, अखबार वो ऐसे करके पढ़ते हैं तो उन्हें पास की चीजें कम दिखती हैं, इसीलिए उनपे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस, किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होता है द्विफोक्सी लेंस। अगला है हवा के बुलबुले किस कारण से पानी में चमकते हैं, बताइए हवा के बुलबुले किस कारण पानी में चमकते हैं। देखिए पानी एक सघन माध्यम है, पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, और हवा कैसी है, हवा विरल माध्यम है। हवा कैसी है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से, एक मिनट, जब प्रकाश है वो, हवा कैसा है, विरल माध्यम, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी, बताइए। हवा के बुलबुले किस कारण से पानी में चमकते हैं, पानी सघन है, पानी सघन है ना, पानी सघन है और हवा विरल है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो हवा के बुलबुले किस कारण पानी में चमकते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि पानी सघन माध्यम है और हवा क्या है, विरल माध्यम। और जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, बताइए। पौधों में बेसिकली जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कोलेन काइमा के कारण। कोलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, पौधों में लचीलापन होता है कोलेन काइमा ऊतक के कारण। कोलेन काइमा ऊतक है जो पौधों में लचीलेपन का कारण होते हैं। ठीक है, चलिए कोलेन काइमा के कारण क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी बताइए। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए मुझे जल्दी यार। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए, पता है किसी को। जरा सा पानी तो पी लूं भाई, बोलते बोलते गला सूख गया मेरा। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, आप सबको पता है, केंद्रक। ये क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, केंद्रक। तो कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है केंद्रक। और ये क्या होता है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक, और कोशिका के मस्तिष्क के रूप में भी इसे ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए थक गए भाई। जिन्होंने कहा था कि मैम बिहार पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करवा दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप, और इस वीडियो को जिन्हें आप जानते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनके भी कुछ काम आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। जब आप कांच में पानी डालते हैं, ठंडा पानी मान लीजिए आपने कांच में डाला, तो बाहर छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं। तो वही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हम कांच की ग्लास में डालते हैं और वो कांच की ग्लास को गीला नहीं करता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन है पानी, अल्कोहल, पारा और फिनाइल। बताइए, जो कांच की ग्लास को गीला नहीं करता है वो कौन सा पदार्थ है, जल्दी बताइए। कांच की ग्लास को जो गीला नहीं करता है वो है पारा। क्या, पारा। तो सवाल अगर कभी आता है कि कांच के बर्तन की दीवारों में ऐसा क्या, कांच के बर्तन की ग्लास है कुछ, उसमें ऐसा क्या डाला जाए जो उसे गीला नहीं करता है, तो वो क्या है, पारा। क्लियर। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। मान लीजिए किसी पदार्थ के तापमान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, जब किसी पदार्थ के हम तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें जो कण होते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है ये, इसके हम टेम्परेचर में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें जो कण है वो गति में आ जाएंगे। मान लीजिए तापमान हमने बढ़ाया,
जैसे पानी होता है, आपने पानी चढ़ाया गर्म होने के लिए, इमेजिन करिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने पानी का, तो वो जल्दी जल्दी उसके जो कण हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, पानी गति अवस्था में आ जाता है। इमेजिन करिए गैस के चूल्हे में पानी चढ़ा हुआ है, आपने फ्लेम हाई कर दी, जब आपने फ्लेम हाई की तो वो पौधों जो पानी है उसके जो तत्व है वो एक्टिव अवस्था में आ गए, गति अवस्था में आ गए और तेजी से गति करने लग गए। तो वही पूछा गया है कि अगर तापमान में परिवर्तन करेंगे तो आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो जो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके कण अपने आप क्या है, गति करने लग जाएंगे। तो ये जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्लियर? तो तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगा देता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। बहुत कॉमन सा सवाल है, आप सबने बस में यात्रा की होगी, जब बस चलती है और अचानक से ब्रेक लगता है तो जो यात्री हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो किस नियम के कारण झुकते हैं, बताइए। ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी चीज तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं तो जो सीट में जो आपका पैरों वाला हिस्सा है वो स्थिर है, लेकिन जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है वो बस की गति के अनुसार वो भी ट्रेवल कर रहा होता है, उसमें बस की स्पीड होती है तो आपका ऊपरी हिस्सा भी उसी स्पीड के अनुसार चल रहा होता है। अचानक से जब ब्रेक लगता है तो उसी बस की गति को मेंटेन करने के लिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सामने आगे का हिस्सा होता है तो वो तो बस की गति के अनुसार ट्रेवल कर रहा होता है, बस चल रही है उसी गति के अनुसार जो हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा है वो भी गति कर रहा है, और जिस प्रकार से वो गति कर रहा है और बस रुकती है तो वो उसी गति को मेंटेन करने के लिए जो हमारा शरीर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो वो क्या है, वो न्यूटन का प्रथम नियम, उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विराम अवस्था में कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो अचानक कंडक्टर अगर लगाए ब्रेक तो कौन सा नियम है, अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं, न्यूटन का पहला नियम। अगला, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, बताइए। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य है। कभी सवाल आता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो राइट आंसर है रक्षक कोशिकाएं। किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, ये रक्षक कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य। क्लियर? तो रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। गन्ने का लाल सड़न किसके द्वारा होता है। गन्ने में एक रोग हो जाता है रेड रॉट, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। गन्ने में गन्ना लाल कलर का हो जाता है ना, आप सबने देखा होगा गन्ने को जब आपने खाया होगा तो वो लाल कलर का हो जाता है, वही होता है फंगल इन्फेक्शन। वो किसके कारण होता है, बेसिकली वो होता है कॉलेट्रिकम फेलकेटम के कारण। किसके कारण होता है, कॉलेट्रिकम फेलकेटम के कारण होता है। तो कभी सवाल आता है कि जो गन्ने का जो क्या होता है, लाल रंग होता है, गन्ने में जो लाल सड़न का रोग होता है, रेड रोट का जो फंगल रोग होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कॉलेट्रियम फेलकेटम के कारण। क्लियर? आपने देखा होगा जब आप गन्ना खाते हैं तो उसपे क्या होता है, कभी कभी वो लाल कलर रहता है गन्ने का, और वो जो गन्ने का लाल कलर होता है वो बेसिकली गन्ने में फंगल इन्फेक्शन होता है और उसे नहीं खाना चाहिए, उससे बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो गन्ने का लाल सड़न है, रेड रॉट है, वो किसके कारण होता है, कॉलेट्रिकम फेलकेटम के कारण होता है। सवाल आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड रॉट क्या है, गन्ने में एक फंगल इन्फेक्शन। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो प्लाज्मा झिल्ली शब्द है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन है रॉबर्टसन, नगेली, ग्रीव और प्लोवे। बताइए, प्लाज्मा झिल्ली का जो शब्द है वो नगेली द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, नगेली द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली शब्द है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, नगेली द्वारा विकसित किया गया था। क्या, प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर? चलिए, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। अभी हमने एक संघ पढ़ा था, क्या, ऑर्थोपोडा, और हमने जाना था कि इस ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं वो सबसे बड़ा पशु संघ माना जाता है ऑर्थोपोडा। और यही ऑर्थोपोडा का जो में पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं, जिसमें कौन कौन से जानवर पढ़े थे हमने, कीट, मकड़ियां, मकड़ी,
केकड़ा, पढ़ा था ना कि ऑर्थोपोडा में क्या क्या आते हैं, केकड़े, मकड़ी, कीट, ये सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और इनमें संयुक्त पैर होते हैं। तो किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा एक ऐसा संघ है जहां पे क्या होते हैं, संयुक्त पैर होते हैं। और यही आर्थ्रोपोडा संघ क्या माना जाता है, पशु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। क्लियर? तो आर्थ्रोपोडा किस संघ में पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ में पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ क्या है? जिसमें कीट, मकड़ी और केकड़े शामिल होते हैं। का है ये, फेफड़े मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त पैर आर्थ्रोपोडा के होते हैं। निम्नलिखित में से किसे लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन भाषा में वैक्सीनिया किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन है काउपॉक्स, एड्स, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया। किसे वैक्सीनिया कहा जाता है? वैक्सीनिया कहा जाता है काउपॉक्स को। किसे कहा जाता है? काउपॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि किसे लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो काउपॉक्स को लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड भाई पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, तब तक आप अगला सवाल देख लीजिए। पानी देना जरा। पानी दे दो। अगला सवाल है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाई देते हैं कैसे? आप सबको पता है कि जो कबूतर है, मच्छर है, चमगादड़ है, सब के पंख जो है उड़ने में काम आते हैं। कबूतर के, मच्छर के और चमगादड़, ये तीनों अपने पंख का उपयोग कैसे करते हैं? ये तीनों अपने पंख का उपयोग उड़ने के कारण करते हैं। और यही कैसे दिखते हैं? अभिसारी विकास का प्रमाण देते हैं। अभिसारी विकास बेसिकली क्या होता है? अभिसारी विकास बेसिकली ये बात होती है कि जो इनके पंखों का उपयोग है वो हो तो एक ही तरह के लिए रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है? उड़ने के लिए हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संरचना रूप में एक दूसरे से अलग है। कबूतर की संरचना अलग है, मच्छर की संरचना अलग है, चमगादड़ की संरचना अलग है। क्लियर? तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? ये अभिसारी विकास दिखाते हैं, याद रखिए। क्लियर? तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख क्या दिखाते हैं? ये अभिसारी विकास दिखाते हैं। अभिसारी विकास का मतलब क्या होता है? अभिसारी विकास का मतलब होता है कि इन तीनों के जो पंख होते हैं एक ही काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? उड़ने के काम में। लेकिन जो इनकी संरचनाएं हैं वो अलग अलग होती है। बिलोंग ये एक ही तरह के परिवार से करते हैं, बिलोंग ये बेसिकली एक ही तरह के परिवार से करते हैं, लेकिन जो इनकी संरचनाएं हैं वो अलग अलग होती है। तो इस ऐसे को क्या कहा जाता है? अभिसारी विकास। बैसिली बैक्टीरिया क्या होते हैं? किस आकार के होते हैं? बैसिली बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं? बैसिली बैक्टीरिया बताइए। बैसिली बैक्टीरिया से ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमा के आकार के, छड़ के आकार के, सर्पिल आकार के या गोलाकार। किस तरह के होते हैं? तो जो बैसिली बैक्टीरिया होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं। बेसिल बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी कि बेसिल बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। क्लियर? चलिए, बैसिल बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं? छड़ के आकार के। अगला सवाल है, खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी होती हैं जिन्हें खाया जा सकता है? खाने योग्य, जैसे ऑप्शन है कतला, रोहू, हिल्सा कॉमन, कार मैक्रेल, हिल्सा पॉम्फ्रेट मैक्रेल या कोई नहीं। बताइए, उपरोक्त ये जो दी गई है इनमें से कौन सी समुद्री मछलियां हैं जिन्हें खाया जाता है या खाने लायक होती है? बताइए। हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल, ये जो ग्रुप है मछलियों का, समुद्री मछलियों का, इनका उपयोग होता है खाने योग्य। ये खाने योग्य मछलियां होती। तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल क्या है? खाने योग्य समुद्री मछलियां। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु पूछा है? सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन।
सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। सबसे कठोर धातु क्या है? टंगस्टन। और इसका जो गलनांक है वो भी बहुत उच्च होता है। जो इसका गलनांक है वो क्या होता है? हाई होता है, बहुत उच्च गलनांक वाली होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो इतनी ज्यादा ठोस धातु है तो गलनांक तो हाई होगा ही। तो सबसे ज्यादा ठोस धातु उपरोक्त में से कौन है? सबसे ज्यादा ठोस धातु है टंगस्टन। क्लियर? और क्यों इसमें टंगस्टन की क्या विशेषता है कि जो इसका गलनांक है वो बहुत हाई होता है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती? ये पारा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती? आप सबको पता है कि पारा क्या करता है? पारा धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। पारा क्या करता है? पारा बेसिकली ये क्या करता है? पारा धातुओं के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? अमलगम। और अमलगम क्या होती है? अमलगम मिश्र धातु। अमलगम क्या है? मिश्र धातु। वही कहा गया है कि पारा किसके साथ क्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पारा के साथ क्रिया करके मिश्रण नहीं बनाती है या मिश्र धातु नहीं बनाती? अब बताइए, ऑप्शन है जिंक है, तांबा है, मैग्नीशियम है, लोहा। तो आपको पता है पारा क्या करता है? किसी भी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? अमलगम। ये सवाल भी पूछा जाता है कि जब पारा किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो उसके साथ मिलकर वो क्या बनाता है? तो अमलगम बनाता है। अमलगम एक मिश्र धातु है। और किसके साथ क्रिया नहीं करता है पारा? तो वो है लोहा। किसके साथ क्रिया नहीं करता है? लोहा के साथ क्रिया नहीं करता है। तो ये बात आपको याद रखनी। अंकुरित जौ के दानों में किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? ये आपके काम का सवाल है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बियर, वाइन, वोडका, रम। बताइए। तो जो अंकुरित जौ के दाने हैं उनके किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को कहा जाता है बियर। उनके किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। याद रखिएगा। जो छोटे छोटे अंकुरित जौ के दाने पूछा है, याद रखिएगा। जौ जानते हैं ना, अनाज। जौ के दानों के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो जो जौ होते हैं उनके दानों के किण्वन से बियर बनती है। जौ के दानों के किण्वन से क्या बनती है? बियर बनती है। जब पानी को इनो सॉल्ट में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनते हैं ना। तो जब पानी इनो सॉल्ट में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का कारण क्या है? बेसिकली जो इनो होता है उसमें बेकिंग सोडा पाया जाता है। आप सबको पता है बेकिंग सोडा होता है। तो जब वो बेकिंग सोडा पानी से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब इनो जो होता है उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा। इनो में क्या पाया जाता है? बेकिंग सोडा के फॉर्म में होता है। और बेकिंग सोडा को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर? तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब इनो है उसको पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? वो था टेक्नीशियम। वो कौन सा था? टेक्नीशियम था जो सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ था जो सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। तो वो कौन सा था? टेक्नीशियम था। क्लियर? सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था? वो टेक्नीशियम उत्पादित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? बताइए। न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते? बताइए। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है उसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो जो सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ना कि न्यूट्रॉन। तो पूछा गया है न्यूट्रॉन नहीं होता तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बर्तनों के लिए नॉनस्टिक की जगह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो नॉनस्टिक तवे होते हैं उनकी जगह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? टेफ्लॉन का। क्योंकि जो टेफ्लॉन
का जो कोटिंग करने के बाद जो उनमें ना वो खाना चिपकता नहीं, इस वजह से उनमें किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो सफाई में भी आसान होते हैं बेसिकली और उनमें खाना भी नहीं चिपकता है। तो नॉनस्टिक की जगह किसका उपयोग किया जाता है बर्तनों के लिए, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बर्तनों के लिए नॉनस्टिक की जगह कोटिंग के लिए कहा गया है, कोटिंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। क्यों? क्योंकि इसकी सफाई करना भी आसान होता है और ये चिपकता भी नहीं है इसमें खाना। यहाँ आपके साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, यहाँ पे जाके सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हुए। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में, सारे तो नहीं कहूंगी लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ के और जो क्वेश्चन ऊपर से बताए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम उन तक तो जरूर भेज दीजिएगा जिन्हें आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में इस बार उनके मार्क्स अच्छे आ जाए साइंस में। और आपने कहा था कि साइंस की क्लास लेके आइए, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाए गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। हमने वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिए हैं जो बहुत ज्यादा सरल फॉर्म में भी कहें कि बहुत ज्यादा सरल थे या बहुत ज्यादा टफ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ये वही क्वेश्चंस थे। तो बस मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाए। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।